हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सोशल साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सोशल साइंस में 3 पार्ट होता है। एक तो होता है सोशल साइंस का पहला पार्ट होता है जियोग्राफी मान लेते हैं, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा जो होता है वो पॉलिटी होता है। तो हम लोग पहले जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी पे आएंगे। तो आज हम लोग अपना कक्षा 6 का एनसीईआरटी शुरू करते हैं और सीटेट में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कक्षा 6, 7, 8 का जब हम जियोग्राफी पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे, तो हमारा सीटेट का जो 15 क्वेश्चन आता है भूगोल से वो ईजिली सॉल्व होने लगेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 6 का जो कि पहला लेसन है ज्योग्राफी में, वो है सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग उसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों का सारे पॉइंट यहाँ भी बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगी और आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जाके लगाएंगे तो उससे आपके सॉल्व भी होंगे। अगर आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो भी मैं यहाँ पे करवाऊँगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब अपने टॉपिक पर पहुँच चुके हैं। हमारे टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है कि अर्थ इन सोलर सिस्टम। ये तो चैप्टर का नाम हो गया। तो सौर मंडल है, जो सौर मंडल के बीच में सबसे कौन होता है। तो सौर मंडल के बीच में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य होता है। सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह होते हैं। तो अभी हम लोग आगे के फोटोज़ में देखेंगे कि कैसे ये सब होता है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जो कि हमारे चैप्टर का पहला पॉइंट होगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में सौर मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बना के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, एक ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। ये जो फैक्ट है वो एनसीईआरटी का है और सौर मंडल में डायरेक्टली ऐसे इतना छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अभी हम लोग सबके बारे में देखेंगे। सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट होंगे वो अलग से देखेंगे। 8 ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उसे हम देखेंगे। उनके उपग्रह से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें देखेंगे। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्का पिंड के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सूर्य के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है सूर्य जो होता है। जैसा कि हम लोगों ने वहां पर भी देखा कि सूर्य जो होता है एकदम बीच में स्थित होता है। और सूर्य किससे, और जो सूर्य होता है वो अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सूर्य कैसे गैसों का बना होता है। तो मतलब ये पढ़ने के लिए तो सौर मंडल में बहुत हाई लेवल तक हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें सीटेट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग उतना ही कवर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि गर्म गैसों का बना होता है, तो वो किन किन गैसों का बना होता है वो हमारे एग्जाम के लिए हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो नहीं है, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा गया है। एनसीईआरटी का जो 11th-12th का बुक है वहाँ पे ऐसा लिखा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बहुत हाई लेवल के मतलब एग्जाम्स में आते हैं, मतलब कि सीटेट में नहीं पूछे जाते। बस मैं इतना ही कहूँगी। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कम पढ़ाया है या फिर मैंने ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे नहीं बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये देखते हैं कि सूर्य जो है वो अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। एक तो पॉइंट ये याद रखने लायक है। उसके बाद सूर्य का खिंचाव बल उसे सौर मंडल से बांधे रखता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्य का, यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि सूर्य का जो खिंचाव बल होता है वो सौर मंडल को उससे बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल का एकमात्र ऊष्मा तथा प्रकाश का केंद्र होता है। सूर्य के बारे में 2 पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है कि सूर्य जो है वो अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है और सूर्य जो है सौर मंडल से कैसे बंधा रहता है, तो अपने खिंचाव बल के द्वारा। और सूर्य ही सौर मंडल का एकमात्र ऊष्मा तथा प्रकाश का केंद्र होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोगों को बार बार रिवाइज करना होगा, तब ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बना रहेगा।
तो अब हम सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। इसका जो एकदम एग्जैक्ट है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, वहाँ पे लगभग करके दिया गया है कि 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो वो एनसीईआरटी की बुक से ही फ्रेम किए जाते हैं, तो वो लगभग करके ही इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं वो आप लोगों को कल की वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाऊंगी कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक सीटेट में बन चुके हैं। अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का जो है समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि सूर्य एक तारा है। काफ़ी लोग इसमें भी फंस जाते हैं कि सूर्य एक तारा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा गया है कि सूर्य एक तारा है, तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से याद रखना है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो अब अगला जो पॉइंट है वो है प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ फैक्ट तो ग्रह के बारे में सबको पता होंगे, लेकिन कुछ बातें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट तो यहाँ पे ये बन रहा है कि जो प्लैनेट है वो कि ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है। एक वर्ड यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि प्लैनेट वर्ड किससे बना है, तो ग्रीक वर्ड है ये लैटिन वर्ड नहीं है। ग्रीक वर्ड के प्लैनेटाई से बना है और जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, मतलब कि चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह भी जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड का संरचना हुई है कि प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है और प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं ग्रह के बारे में क्या है, तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन अब 8 कर दिया गया, प्लूटो को हटा दिया गया है, उसे बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो अब अभी हम 8 ग्रह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि ग्रह के बारे में अगर कोई डिफिनेशन करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता और अपनी उष्मा नहीं होती, अपना प्रकाश भी यहाँ उनके पास नहीं होता और उष्मा भी उनके पास नहीं होती, तो वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। और हम लोगों ने इसके पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का एकमात्र उष्मा और प्रकाश का स्रोत होता है। तो यही सारे ग्रहों को प्रकाश देता है और उष्मा देता है, और ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है और ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लैनेट के बारे में 3 बात सबसे पहले याद रखनी है। प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है। उसके बाद इनके पास जो प्लैनेट होते हैं उनके पास अब ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपनी उष्मा होती है, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला स्लाइड है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य से दूरी के आधार पर, जहाँ पे मैंने ये वाला फोटो लगाया है कि सूर्य से सबसे कम दूरी पे कौन है, फिर सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन है, यहाँ पे सारे ग्रह के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहला है कि सन के सबसे पास में ग्रह कौन सा होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मरकरी बुध है, सबसे पास में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद बुध के बाद कौन सा होता है, तो शुक्र होता है, वीनस होता है। हमें हिंदी मीडियम वालों को मैं ये बता दूं कि वो इंग्लिश में तो हिंदी में तो याद रखे हैं कि बुध होता है दूर, लेकिन उसके बाद उसका इंग्लिश भी याद रखें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो हमें सारे टर्म्स को, जितने भी टेक्निकल टर्म होंगे उन्हें हमें इंग्लिश में भी याद रखने में ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सन जो है
सन से सबसे पास में कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि सन के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे मरकरी बुध है। और सबसे दूर पे कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे नेपच्यून है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे उसका हिंदी वरुण, मैंने हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद अभी मैं इसका क्रम आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सबसे कम दूरी पे बुध है, उसके बाद वीनस मतलब कि शुक्र है, उसके बाद थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स मतलब कि मंगल है, और उसके बाद जुपिटर बृहस्पति है, और सैटर्न शनि है, उसके बाद यूरेनस है मतलब कि अरुण है, उसके बाद नेपच्यून है, वरुण है। तो इस तरीके से अभी हम लोग सारे ग्रह के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अंदर, लेकिन यहाँ पे आप लोग मतलब दूरी के आधार पे इसे लिख लेंगे अपने कॉपी में कि सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है, और उसका क्रम भी अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार क्रम बनाने के लिए दे दिया जाता है कि क्रम से बताइए कि पहले बुध आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। तो मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन सीटेट में फ्रेम होने लगे हैं, तो थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ से आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि मार्स मतलब कि मंगल और जुपिटर मतलब कि बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी हम लोग उसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग आज कितना पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे ग्रह को मैंने दिखाया है, आप लोग यहाँ पे इसमें नोट भी करेंगे जिसने नोट नहीं किया होगा अभी तक। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ से भी यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में कि सूर्य से दूरी के आधार पे तो एक क्वेश्चन बन गया, वो तो ठीक है। उसके अलावा पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन सा है और बाह्य ग्रह या फिर बाहरी ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, तो आंतरिक ग्रह जो होंगे जाहिर सी बात है कि आंतरिक हैं तो मतलब ये सूर्य के नज़दीक ही होंगे। और उसके बाद ये याद रखने वाला पॉइंट है कि चट्टानों के बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं, इनर प्लैनेट्स जो होते हैं, वो चट्टान के बने होते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से फैक्ट याद रखना है। तो आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं और आउटर प्लैनेट में मतलब कि बाहरी ग्रह में भी 4 आते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं यहाँ पे जैसे कि फिगर में भी दिखाया गया है। मरकरी मतलब कि बुध, वीनस मतलब कि शुक्र, अर्थ मतलब कि पृथ्वी, और मार्स मतलब कि मंगल। हमारा जो अर्थ है वो आंतरिक ग्रह में आता है। और उसके बाद ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो वह 4 हैं। मरकरी मतलब कि बुध, वीनस मतलब कि शुक्र, और पृथ्वी, अर्थ, उसके बाद मंगल जो है वो मार्स। मतलब ये चारों जो है वो आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं। हमें इतना पॉइंट याद रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आउटर प्लैनेट का। ठीक है, अगर हम आउटर प्लैनेट के बारे में देखें तो जो बाहरी ग्रह होता है वो कौन मतलब क्या किससे बने होते हैं, ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक आध बार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बाहरी ग्रह है वो सूर्य से दूर स्थित होंगे। ये तो क्लियर है कि जब आंतरिक ग्रह पास में है तो बाहरी ग्रह दूर ही स्थित होंगे। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में भी कि ये जो ग्रह है वो आकार में छोटे हैं और ये जो है ये इनसे बड़े हैं कंपेयर किया जाए तो जो ये आकार में बड़े होते हैं। उसके अलावा जो ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों के बने होते हैं, जबकि जो बाहरी ग्रह होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। तो हमें इतना फैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करना है, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह सूर्य के निकट होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं। इसमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद अगर हम आउटर प्लैनेट की बात करें तो ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं ये, और सूर्य से दूर स्थित होते हैं और ये 4 होते हैं संख्या में। और कौन कौन से होते हैं? तो जुपिटर मतलब कि बृहस्पति, सैटर्न मतलब कि शनि, यूरेनस मतलब कि अरुण, और नेपच्यून मतलब कि वरुण। ये हमें चारों अच्छे से याद रखना है। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि टेक्निकल टर्म्स को हिंदी वाले अगर हैं तो हिंदी में याद रखें, उसके साथ साथ वो इंग्लिश में याद रखेंगे तो उनके क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। अब हम लोग पहले 8 ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अदर पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्यारी पृथ्वी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो खुद का प्लेनेट है सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और ऐसा NCERT क्लास 6 के चैप्टर 1 में लिखा गया है।
तो पहला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मात्रा में कि आकार जो होता है वो जो शेप होता है पृथ्वी का वो जियोट के आकार का होता है। भू आप का मतलब जो होता है वो पृथ्वी के आकार का। तो जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है इसीलिए थोड़ा सा चपटी है, इसीलिए इसे भू आफ कहा जाता है। तो इसे हमें दोनों लैंग्वेज में याद रखना है। जियोट भी इसका हमें याद रखना है, हिंदी वालों को भी, और उसके बाद भू आफ भी याद रखना है। कई बार जियोट ही हिंदी में ऐसा लिख के आ जाता है तो वहाँ पे फंस सकते हैं, तो इसलिए हमें जियोट ऐसे भी याद रखना है और भू आफ भी याद रखना है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों याद रखना है। और जो पृथ्वी का आकार होता है वो कैसा होता है, वो जियोट के आकार का होता है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार का। और पृथ्वी जो कहाँ पे चपटी है, तो पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, यहाँ पे कुछ ऐसे चपटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे और वहाँ पे भी हमें फंसा देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही फंसाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट है वो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम आकार वाइज देखें, शेप मतलब कि साइज देखें कि जो 8 ग्रह हैं और आकार में पहला सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो पहला सबसे बड़ा कौन सा होता है, जुपिटर बृहस्पति होता है। जैसा कि हम लोगों ने फिगर में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो दिखाया गया है यहाँ पे जुपिटर को ही दिखाया गया है। और जो 5वें नंबर पे आता है वो हमारा पृथ्वी आता है आकार के अकॉर्डिंग। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग नहीं, सूर्य के दूरी के अकॉर्डिंग नहीं, तीसरे नंबर पे है, लेकिन आकार के अकॉर्डिंग ये 5वें नंबर पे है। ये हमें याद रखना है, पृथ्वी के बारे में एटलीस्ट याद ही रखना है। उसके बाद जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति है। ये तो सभी को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो ये बात भी सही है। और जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इधर जैसे कि ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो यहाँ से इधर की तरफ ये घूमती है। अब जो अगला पॉइंट है अगर हम लोग उसे देखें तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। तो लेकिन सीटेड ये लगभग वाला ही देगा, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ऐसा एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। और आप एकदम एग्जैक्ट याद रखना है तो वो ये है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी को पूरी करने में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है या फिर 24 घंटे में घूम जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, तो 1 घंटे देगा वहाँ पे या फिर 24 घंटे देगा, तो दोनों में से ऐसे ही एक ऑप्शन देंगे। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के बारे में हमारे पास इतने ही पॉइंट थे जितना कि एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। पढ़ने के लिए तो पृथ्वी के बारे में बहुत सारा पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे सीटेट के एग्जाम की रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी है, तो इसलिए हम लोग उतना ही कवर करेंगे जितना कि एनसीईआरटी ने जितना कि एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 में दिया गया है। ये अदर एग्जाम वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं है कि बस इसे सीटेट वाले ही यूज़ कर पाएंगे। मतलब कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सीटेट जो है वो हूबहू यही से क्वेश्चंस पूछता है, तो ये एकदम वहाँ पे उसको हिट करेगा। उसके अलावा जहाँ पे भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के पॉइंट बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। तो हमें बस अच्छे से याद रखना है कि पृथ्वी किसके आकार की होती है, तो जियोट के आकार की होती है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और उसके बाद पृथ्वी से ये 3rd नंबर पे है, जैसा कि सूर्य से दूरी के आधार पर ये 3rd नंबर पे है। उसके बाद इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे जल की उपस्थिति है। उसके बाद ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है, इसका जो घूमता है पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाता है। उसके बाद पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा को पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे लगभग लगते हैं। उसके बाद पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो एक दिन में या फिर 24 घंटे में घूम जाती है। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी का जो पॉइंट होता है वो अब हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मून के बारे में, कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जैसे कि सारे ग्रह के कोई ना कोई उपग्रह हैं, कुछ ग्रह के तो उपग्रह भी नहीं है, अभी हम लोग उसे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी को पढ़ा, क्योंकि पृथ्वी हमारा प्लैनेट है, तो इससे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जैसे कि पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग अब उसके उपग्रह के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट भी कह सकते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मतलब कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो
चंद्रमा है। बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक है, क्या नाम है, चंद्रमा है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं कि उपग्रह हम कहते किसे हैं। तो यह ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये वो मार्ग हो गया जिस पे चक्कर लगाना है, यहाँ पे ये सूर्य हो गया, ठीक है। तो जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो वही उपग्रह होता है। मतलब ये ग्रह हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी का जो उपग्रह हो गया वो चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जो है इस मार्ग पर चलेगा, और मतलब कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है और सूर्य का चक्कर भी लगाता है। तो ये कहने का मतलब है। तो जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, उपग्रह वो होते हैं जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उपग्रह से भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन भी करेंगे, कल के वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले तो हम सीटेट के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बारे में। उसके बाद इसका जो चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। जो चंद्रमा का यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा का जो व्यास होता है पृथ्वी के व्यास का कितना होता है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है चंद्रमा का जो व्यास होता है। तो इसे भी हमें अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम लोग जब पृथ्वी से इस चंद्रमा को बाई चांस हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम चंद्रमा को जब देख रहे हैं तो हम चंद्रमा के सिर्फ एक ही भाग को देख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस वहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आजकल सीटेट में, कि दे देंगे कि चंद्रमा के बारे में 4 पॉइंट दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा सही है, AB सही है, ABCD सही है, BC सही है, केवल A सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी फ्रेम किए जा रहे हैं इस समय सीटेट में। 2019 जुलाई का पेपर अगर आप लोग देखेंगे और उसके बाद जो 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस को काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की गई है। आएगा तो इन्हीं सब में से, लेकिन वो उनका लेवल अलग कर दिया गया है। पहले 2018 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब 2019 जुलाई का सीटेट का और उसके बाद 2019 दिसंबर का अगर आप सेकेंड पेपर देखेंगे सोशल साइंस का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। फैक्ट तो यहीं से लिए गए हैं, लेकिन उसका पूछने का तरीका बदला गया है, तो हम लोग उसे देखेंगे भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। तो जो चंद्रमा है वो 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। पृथ्वी के चारों तरफ वो 27 दिन में घूम जाता है और अपने अक्ष पर भी वो 27 दिन में घूम जाता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि चंद्रमा का जो मतलब पृथ्वी की तरफ चारों तरफ घूमने वाला जो समय है वो भी 27 दिन है, और अपने अक्ष पर घूमने वाला जो समय है वो भी 27 दिन ही है। तो हमें ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन उससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह पृथ्वी से लगभग, मतलब कि जो चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये मैंने NCERT से ही लिखा है, मतलब कहीं अदर जगह से नहीं लिखा है, इसलिए कोई कुछ इधर उधर का कमेंट नहीं करेगा। उसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसे हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन वहाँ पे NCERT की बुक में ये भी दिया गया है कि 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है क्योंकि ये NCERT में लिखा गया है कि 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर मैदान, गड्ढे व पर्वत हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है ये क्वेश्चन, तो कि चंद्रमा की सतह पर मैदान है, गड्ढे हैं और पर्वत हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक दाग सा जो हम लोगों को चंद्रमा में दिखता है, तो वो मैदान, गड्ढे और पर्वत के ही हमें दाग वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, मुश्किल से 7 पॉइंट हमें चंद्रमा के बारे में याद रखना है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के कितना उपग्रह है, तो पृथ्वी के सिर्फ और सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है, सैटेलाइट कह सकते हैं इसे। और उसके बाद जो चंद्रमा का व्यास है वो
वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, इसे भी हम याद रख सकते हैं। उसके अलावा पृथ्वी से चंद्रमा का हम सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। और उसके बाद चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 27 दिन में घूम जाती है और पृथ्वी के चारों तरफ भी वो 27 दिन में ही घूम जाती है। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। और उसके बाद 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और चंद्रमा की सतह पर मैदान, गड्ढे व पर्वत दिखाई देते हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो कि हम लोगों को दाग के रूप में दिखाई देते हैं। और उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह वे होते हैं जो कि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये मैंने मतलब दिखाने के लिए लाया है कि यहाँ पे बीच में ऐसे सन है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है मतलब कि बुध है, शुक्र है, उसके बाद यहाँ पे अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके मतलब इसी तरीके से मार्ग पर चक्कर ये लोग लगाते हैं। तो यहीं पे मैंने इस दिखाने के लिए सभी इस पिक्चर को यहाँ पे रखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड है इसमें हम पहले अब बुध के बारे में पढ़ते हैं, मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मरकरी के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। बुध के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि सूर्य के सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह भी है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, और इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके बारे में 3 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर जो ये परिक्रमण करता है, जो चक्कर लगाता है बुध, वो कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। ऐसा सीटेट की बुक में भी मतलब कि एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा गया है। तो सूर्य के चारों ओर बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिनों में। ये हमें याद रखना है। और उसके अलावा जो अगला पॉइंट है ये है कि बुध जो है वो अपने अक्ष पर घूमता है कितने दिनों में? तो 59 दिनों में, 59 डेज में घूम जाता है। और 59 डेज मतलब कि 59 दिनों में जो बुध होता है वो अपने अक्ष पर घूम जाता है। तो ये 5 पॉइंट हमें सिर्फ बुध के बारे में याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वो बुध है, मतलब बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। उसके अलावा और भी एक ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, फिर हम लोग उसे आगे देखेंगे। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद सूर्य के चारों ओर जो बुध है वो अपना चक्कर 88 डेज में पूरा करता है और अपने अक्ष पर वो 59 डेज में घूम जाता है। तो यहाँ पे हमारा बुध जो हुआ वो क्लियर हुआ। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो आज का अगला पॉइंट है वो है वीनस मतलब कि शुक्र। आज हम लोग शुक्र के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। ये एक ग्रह है, हम लोगों ने देखा था। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हम लोगों ने फिगर में देखा था कि सबसे पहले सूर्य के सबसे पहले मतलब सूर्य के बाद कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास में बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र के बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी और शुक्र दोनों पास में ही स्थित है। तो मतलब इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। इसे हमें याद रखना है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र के बारे में वो है कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम होगा कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो जैसे उसमें दे देगा बुध, शुक्र दे देगा, पृथ्वी दे देगा, बुध दे देगा, यूरेनस दे देगा। मतलब ऐसे ही 5-6 पॉइंट वो फ्रेम कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है 2 बातें कि शुक्र के पास और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। इसे अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि यह सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, वीनस है। हमें ये भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी पृथ्वी के निकट स्थित है। मतलब कि जो ये शुक्र है उसका जो आकार है, वो घनत्व है, वो पृथ्वी के लगभग समान होता है। एकदम समान नहीं होता लेकिन लगभग समान होता है। इसलिए हम इसे पृथ्वी की बहन भी मतलब कहा जाता है। इसका उपनाम के तौर पे इसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो ये है शुक्र है वो कितने दिनों में करता है? तो 255 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर घूम जाता है और अपने अक्ष पर ये 243 दिन में घूम जाता है।
तो हमें क्या क्या पॉइंट शुक्र के बारे में याद रखना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है ये वीनस हो गया। उसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। इसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान होता है। उसके बाद ये सूर्य के चारों ओर 255 दिन में घूम जाता है और अपने अक्ष पर ये 243 दिन में घूम जाता है। और सूर्य से दूरी के आधार पर हम लोगों ने फिगर में देखा था कि सूर्य से सबसे पास में बुध है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है ये वीनस स्थित है सूर्य के दूरी के आधार पर। तो सेकंड नंबर पे स्थित है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे कि सेकंड नंबर पे स्थित है या थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन कभी कभी क्रम जो है उसका क्रम लगा के दे दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा दूर पे कौन है, फिर उससे कम, उससे कम, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीनस के बारे में या शुक्र के बारे में पॉइंट क्लियर हुआ। वीनस या शुक्र के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ पे रह ही गया, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं कि जो शुक्र होता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। हम लोगों ने देखा था कि जो पृथ्वी होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, लेकिन जो वीनस होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ऐसे दो ही ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। अभी हम लोग आगे एक और ग्रह को देखेंगे। तो ये हमें वीनस के बारे में 2 पॉइंट याद रखना है बहुत अच्छे से कि इसका कोई उपग्रह नहीं है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मार्स के बारे में, मंगल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे हमें रेड रेड ये दिखाई भी दे रहा है। मैंने यहाँ पे मतलब मैंने जो भी पिक्चर्स लगाए हैं वो उसी ग्रह के लगाए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मार्स या फिर मंगल ग्रह का जो पिक्चर लगाया है यहाँ पे, तो वो लाल टाइप से दिख रहा है। तो जो मार्स होता है उसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ये काफ़ी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि लाल ग्रह हम किसे कहते हैं। शायद ये बहुत लोगों को पता भी होगा कि लाल ग्रह हम किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट हम किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसे क्यों हम रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यहाँ के मृदा में, मिट्टी में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड, तो इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसके कितने उपग्रह हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिमोस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे पूछे तो नहीं गए हैं कि मंगल के कितने ग्रह हैं अभी तक सीटेट में, लेकिन ये मे भी क्वेश्चन बना दे कि 2 ही उपग्रह है, तो हमें इसका नाम याद रखना अच्छा होगा कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, मार्स के उपग्रह हैं, मंगल के उपग्रह हैं। और मंगल के सिर्फ 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इस सूर्य के चारों ओर अपना जो चक्कर लगाते हैं वो 687 दिन में लगाते हैं मार्स मतलब मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर 687 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम अपने अक्ष पे घूमने की बात करें, मंगल ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की अगर हम बात करें तो वो 1 दिन में ही घूम जाता है, 24 घंटे में। अभी तक इससे क्वेश्चन लेकिन फ्रेम नहीं हुआ है मार्स से। यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम काफ़ी टाइम हुआ कि इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके वहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कण होते हैं। उसके अलावा इसके 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और यहाँ पे जीवन की संभावना भी तलाश की जा रही है, तो आगे में भी कुछ यहाँ पे मिल जाए। तो अभी के लिए हम इतना ही पॉइंट याद रखते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सीटेट को टारगेट करके और स्पेशली एनसीईआरटी 6 की जो एनसीईआरटी है हम लोग उसी के फैक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति जुपिटर, ठीक है। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोगों ने फिगर में भी देखा था कि सबसे बड़ा दिखाई कौन सा दे रहा था, तो बृहस्पति जुपिटर ही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था फिगर में। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सौर मंडल का, इसे अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण जो है, सूर्य के चारों तरफ जब ये घूमती है तो कितना समय लगता है, 11 वर्ष 11 महीने, लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, एक परिक्रमा पूरी करने में बृहस्पति को। और उसके बाद इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो बृहस्पति की अभी मैंने इसे अपडेट किया है। एनसीईआरटी में तो कम लिखा गया है, लेकिन अभी अपडेटेड में ये 79 इसका आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते एनसीईआर मतलब सीटेट में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। अपने अक्ष पर जो बृहस्पति है वो कितने समय में घूम जाता है, तो 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद जो गैनीमीड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड, पहले बात तो हमें ये क्वेश्चन याद रखना होगा कि जो गैनीमीड है
है वो किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो है वो जुपिटर या बृहस्पति का उपग्रह है, और जो जुपिटर या बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का कौन है? गैनीमेड है। और किसका वो उपग्रह है? तो वो जुपिटर का या फिर बृहस्पति का उपग्रह है। तो हमें इसके बारे में 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट जो है वो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। दूसरा है कि गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो किसका उपग्रह है? तो वो बृहस्पति का उपग्रह है। और ये सूर्य के चारों ओर लगभग 12 वर्ष में घूम जाता है, और अपने अक्ष पर ही 9 घंटे 56 मिनट में ही घूम जाता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। मतलब कि इसमें आप लोगों को काफ़ी वेरिएशंस मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक में। अभी इसे अपडेट नहीं किया है, वहाँ पे 53 या फिर ऐसे ही कुछ करके लिखा गया है, तो मैंने इसे अपडेटेड वर्जन में लिखा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये है सैटर्न, शनि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न जो होता है, शनि जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब साइज में ये दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे पहला बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सैटर्न मतलब कि शनि है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसमें भी आप लोगों को वेरिएशंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में लिखा है 63, और वहाँ पे एनसीईआरटी की किताब में कुछ कभी लिखा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपडेट किया है तो 63 ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लेकिन पूछे नहीं जाएंगे एनसीईआरटी सीटेट में, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और या फिर आकार के आधार पर क्रम लगाने के लिए भी दे सकता है। उसके बाद देखते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। ये क्वेश्चन पहले पूछ सकते हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। और उसके बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड था, जो कि बृहस्पति का उपग्रह था। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का वो कौन सा है? वो टाइटन है। और वो किसका उपग्रह है? तो वो शनि का उपग्रह है। हमें इसे अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? इसके तल के चारों ओर वलय का होना। ये जो दिख रहा है ऐसे टाइप से, ये जो वलय, इसे हम वलय कहेंगे। और शनि के चारों ओर ऐसे वलय होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि शनि के चारों ओर जो वलय है उसकी संख्या कितनी है। तो जो ये इसके शनि के चारों तरफ जो ये वलय है उसकी जो संख्या है वो 7 है। तो हमें इतना तो सीटेट में इतना तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा गया है कि वलय है, लेकिन वलय की संख्या नहीं लिखी गई, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा ही दिया है। तो शनि के बारे में क्या याद रखना है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, और उपग्रहों की इसकी संख्या 63 है। और जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, और इसे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। और शनि के जितने भी उपग्रह है 63, सबसे बड़ा उसमें टाइटन है। और शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये छल्ला भी नहीं हम बोल सकते हैं, छल्लेदार या फिर वलय कह सकते हैं। और इन छल्लों की संख्या कितनी है शनि में? तो ये 7 हैं। तो यहाँ पे हमारा शनि का जो पॉइंट है एनसीईआरटी के बुक से उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट जो है हमारा अरुण, यूरेनस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये ग्रह है। सॉरी, यहाँ पे गलत से टाइप हो गया है। यहाँ पे ये उपग्रह नहीं है, यहाँ पे ग्रह ही रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है, मतलब कि यूरेनस है। यहाँ पे उप काट देना है, उपग्रह नहीं है। अभी मैं इसे अपडेट भी कर दूंगी। और उसके अलावा जो खोज है अरुण की, मतलब कि यूरेनस की जो खोज है उसे किसने किया था? तो विलियम हर्शल ने किया था 1781 में। इतने फैक्चुअल क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे नहीं गए हैं। मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है कि अरुण का खोज किसने किया था, यूरेनस प्लैनेट की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने की थी, 1781 में की थी। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। पहला जुपिटर हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? यूरेनस हो गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो आउटर प्लैनेट है वो आकार में बड़े होते हैं और सूर्य से दूर स्थित होते हैं। तो हम इसके आधार पर भी देख सकते हैं कि सबसे जो दूर स्थित है आउटर प्लैनेट में ही जुपिटर भी आता है, शनि भी आता है, और अरुण यूरेनस भी आता है। तो
तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी 1781 में, 1781 में किया था। उसके बाद इसके भी चारों ओर वलय होते हैं। यहाँ पे फिगर में मैंने भी दिखाया भी है कि यूरेनस के भी चारों ओर वलय होते हैं और शनि के भी चारों ओर वलय होते हैं। तो मतलब जो कि यूनिक है, जो कि यूनिक पॉइंट है किसी ग्रह के बारे में, हमें उसे याद रखना है। क्योंकि जो यूरेनस है उसके पास सिर्फ वलय है, उसके बाद शनि के पास भी हम लोगों ने देखा उसके पास भी वलय है, तो ये हमें याद रखना होगा। उसके बाद ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हम लोगों ने एक और ग्रह के बारे में देखा था, शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में देखा था कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। उसके बाद यूरेनस के बारे में भी देख सकते हैं कि ये भी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन जो यूरेनस होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो ये भी यहाँ इसका जो एक ये यूनिक पॉइंट है और एक वलय की संख्या भी इसका यूनिक पॉइंट है, तो ये हम इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट ग्रह होगा, लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, जो कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पर स्थित है। सबसे ज़्यादा दूर पर नेपच्यून है, सबसे पास में मरकरी या फिर बुध है। ये हम लोगों ने देख लिया, नेपच्यून मतलब कि वरुण। तो ये पॉइंट सीटेड मतलब कि एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं गया है कि इसकी खोज किसने की थी, लेकिन मैंने ऐड कर दिया था कि इसकी खोज जॉन गॉले ने की थी। और उसके बाद सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है, इसे याद रखा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। उसके बाद एनसीईआरटी के ही मैक्सिमम फैक्ट है, 1-2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं बस। और इसके उपग्रहों की संख्या इस समय कितनी है और ये सब बढ़ते रहते हैं, तो वेरिएशंस भी काफ़ी बुक में मिल जाते हैं। कुछ बुक जो है वो पुराना ही लिख के रखते हैं और कुछ बुक जो है वो अपडेटेड रहते हैं। तो एनसीईआरटी को अपडेट नहीं किया गया है शायद इस साल, तो यहाँ पे उपग्रहों की संख्या जो है वो 14 है। और हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि ये हरे रंग का ग्रह है, इसलिए मैंने हरा रंग यहाँ पे दिखा भी दिया है कि हरे रंग का ग्रह हम किसे कहते हैं, तो प्लैनेट नेपच्यून को हम हरे रंग का ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है इस ग्रह के चारों ओर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला कि इसकी खोज जो है वो जॉन गॉले ने की थी। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है ये, इसके उपग्रहों की संख्या 14 है और ये हरे रंग का प्लैनेट होता है। नेपच्यून जो होता है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट कह रहा है क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह हम किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। इससे एक क्वेश्चन तो मस्त बहुत अच्छा सा फ्रेम होता है कि मंगल और जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट होता है उसे हम क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो हम इसे बोलते किसे हैं, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसी तरीके से जो पत्थर होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी चक्कर ही लगाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। और जो कि मतलब चक्कर तो सभी लोग सूर्य का ही लगाते हैं, लेकिन उनके ये बीच में होते हैं, तो उन्हें हम एक बेल्ट होता है उसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और इसे हम लोगों ने आगे के फिगर में देखा भी था, सबसे पहले वाले फिगर में ही मैंने आप लोगों को एस्ट्रॉयड बेल्ट को दिखाया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे होता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आराम से फ्रेम हो सकते हैं और काफ़ी लोग इसमें गलती भी कर देते हैं, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है उल्का पिंड के बारे में, मेट्रोइड के बारे में है, उल्का पिंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड कहा जाता है। फिर सूर्य के जो चारों ओर छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जो पत्थर होते हैं चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम मेट्रोइड या फिर उल्का पिंड कहते हैं। ये डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी का डेफिनेशन ही यहाँ पे रखा है। अब हम लोग स्पेशल नोट्स पे पहुँचते हैं कि कुछ मतलब नोट करने के लिए वहाँ पे पॉइंट, स्पेशल पॉइंट एनसीईआरटी के बुक में दिए रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6-7 पॉइंट में कवर किया है उसे। तो सबसे पहला ये कि सौर मंडल के सभी 8 उपग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये फ्रेम होगा कि जिस
जिस मार्ग पर सौरमंडल के सभी उपग्रह, जैसे कि जो ये मार्ग है, जैसे ये सूर्य हो गया और ये मार्ग हो गया, इसी मार्ग पर सभी उपग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं मान लीजिए। तो ये जो मार्ग है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है। इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। तो जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं और निश्चित पथ होता है वो, और इन जो ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग होते हैं उन्हें ही कक्षा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ऐसा एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। जो हम लोगों ने देखा भी था, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यहाँ पे इन्होंने बृहस्पति को भी दिया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया। इसे हमें अच्छे से याद रखना है। जो स्पेशल पॉइंट है उन्हें तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। वैसे जैसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के मन में ये होगा कि खगोलीय पिंड बार बार आ रहा था और खगोलीय पिंड हम कहते किसे हैं, तो खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं? सूर्य हो गया, सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला पॉइंट है तारा। तारा हम किसे कहते हैं? स्टार हम किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश तथा उष्मा होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे कि जो ग्रह होते हैं उनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपना उष्मा होता है, तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और तारों के पास क्या होता है? इनके पास अपना प्रकाश भी होता है और उष्मा भी होता है, तो इन्हें हम तारा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अर्सा मेजर या बिग बियर। बिग बियर किसका पार्ट है? बिग बियर क्या है? एक ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि बिग बियर या फिर अर्सा मेजर क्या है? तो क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, सप्तऋषि तारा जो है वो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है जिन्हें हमें याद ही रखना पड़ेगा कि जो सप्तऋषि इसमें सात तारा होती है। सप्तऋषि तारा हम लोग देखते भी हैं आसमान में, जब छोटे थे तो हम लोगों को दिखाया भी जाता था। सप्तऋषि तारा जो होता है वो किस नक्षत्र मंडल का पार्ट है? तो वो अर्सा मेजर या फिर बिग बियर नक्षत्र मंडल का पार्ट है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को दिखाता है। तो सबको पता है कि ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का बोध होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्लूटो के बारे में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्लूटो जो है उसे हम बौने ग्रह की कैटेगरी में रखते हैं, बौने ग्रह की कैटेगरी में रखते हैं। और इसे ग्रह की कैटेगरी से 2006 में हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, किसने हटाया था, इतना एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा गया है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इतना ही दिया गया है जो कि हमारे सीटेट के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। तो हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे कि 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का भाग है। सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का भाग है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि जो सभी हमारे 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो उस पथ को हम क्या कहते हैं? उस पथ को हम दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहते हैं। ठीक है, हम इसे दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ यहाँ से। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। और उसके बाद तारा जो होता है जिनके पास अपना प्रकाश और उष्मा होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर जो है वो एक नक्षत्र मंडल होता है। सप्तऋषि तारा जो है वो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। उसके बाद जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है। प्लूटो जो है उसे हम बौना ग्रह भी कहते हैं और इसे ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया था। और हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक भाग है। तो हमारा, अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।